रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये साइबर किल सीन कवर किया था। यहाँ तक डाउट है किसी को? आज तो कोई नया नहीं है ना? पुराने। ठीक है, तो आज से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट मॉडल आप लोग डाल लीजिए, डिफेंस इन डेप्थ। अब डिफेंस इन डेप्थ अप्रोच क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें कवर होंगी। सुना है कभी किसी ने डिफेंस इन डेप्थ? देखिए, डिफेंस इन डेप्थ का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी के किसी इंपॉर्टेंट एसेट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो कितनी लेयर्स ऑफ डिफेंस आप उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक या दो लेयर ही लगाओ, डेटा को इंक्रिप्ट कर दो और फायरवॉल लगा दिया और काम हो गया। ऐसा नहीं। जब कोई प्रॉपर सिक्योर फैसिलिटी होती है, जैसे डेटा सेंटर्स, जैसे कंपनी के बहुत सिक्योर सर्वर रूम होते हैं, वहां पे कंपनी हर एक तरफ से, हर एक जगह से, चाहे वो फिजिकल सिक्योरिटी हो, पैरामीटर सिक्योरिटी हो, नेटवर्क सिक्योरिटी हो, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डिवाइस सिक्योरिटी, हर एक तरीके की सिक्योरिटी कंपनी इंप्लीमेंट करती है ताकि वो अलग अलग तरीकों से होने वाले अटैक्स को प्रिवेंट कर पाए, किसी भी तरीके से डेटा एक्सेस ना होने दे। ठीक है, जैसे कोई सिक्योर रूम होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप अलग अलग तरीके की चीजें लगाते हैं। एक एक्सेस गेट लगा दिया, उस पर एक्सेस कंट्रोल गेट लगा दिया ताकि वो आपको जिसको एक्सेस देना है उसी को सिर्फ परमिशन प्रोवाइड करे, जिसके पास एक्सेस ना हो उसको परमिशन ना मिले। ठीक है, इसके अलावा आप जब रूम के अंदर गए तो जो सर्वर है उस पर पासवर्ड वगैरह आपने इम्प्लीमेंट कर रखा है। पासवर्ड अगर इम्प्लीमेंट कर रखा है तो बिना उस पासवर्ड के, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के, कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अलग अलग लेवल पे अगर आपने डेटा इंक्रिप्शन कर रखा है तो अगेन डेटा कोई एक्सेस, मतलब सर्वर पे भी एक्सेस करने के बाद भी आपका डेटा कोई रीड नहीं कर पाएगा अगर डेटा आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म में एक्सेस करता है सर्वर पे। ठीक है, तो डिफेंसिव डेप्थ यही अप्रोच पे बात करता है कि आप किस लेयर पे क्या क्या चीजें, किस किस लेवल की सिक्योरिटी आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। समझ आ रहा है? हेलो। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में। फिजिकल सिक्योरिटी मतलब अलग अलग लेवल पे हम लोग सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। तो आप लिख लीजिए पहले क्या होगा, फिजिकल सिक्योरिटी, पैरामीटर सिक्योरिटी, देन नेक्स्ट आएगा आपके पास नेटवर्क सिक्योरिटी, डिवाइस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड डेटा सिक्योरिटी। नहीं, इसमें आपके पास ये वाला है, दूसरा आपके पास ये अप्रोच है डिफेंस के लिए, डिफेंस इन डेप्थ। ये भी एक मॉडल है जो फॉलो करती हैं कंपनियां ताकि उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो परमानेंटली सिक्योर किया है। ये एक ऑफेंसिव मॉडल है। ये वाला जो है ना, ये आपके पास ऑफेंसिव मॉडल है। बाकी दूसरा जो डिफेंसिव अप्रोच आप यूज करते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, वो ये वाली है। आप इन लेयर्स को फॉलो करके, मतलब जरूरी नहीं कि हर कोई कंपनी या आपको डेटा प्रोटेक्ट करना है तो आप सारे इंप्लीमेंट करो, जितने कर सकते हैं मैक्सिमम उतने आपको करने चाहिए। ठीक है, तो सर वो ये क्या अप्रोच है जो हम लोग फॉलो हेलो, कर। डिफेंसिव हाँ का जी, ही बताइए। पार्ट है क्या सर ये? हाँ, ये डिफेंस इन डेप्थ हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। सो डिफेंस इन डेप्थ के अंदर आप ये 6 लेयर्स आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल सिक्योरिटी पे आप क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करेंगे? ठीक है, फिजिकल सिक्योरिटी में आता है, आप कैमरे इंप्लीमेंट करते हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड तैनात करते हैं ताकि जो सिक्योरिटी के गार्ड्स हैं और जो क्या बोलते हैं आपके कैमरे हैं, उनकी मदद से कोई भी किसी भी सिक्योर फैसिलिटी के अंदर ना जा पाए। कोई भी सर अगर जा रहा है तो उसको हेलो। प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए। यस, हेलो बताइए। सर, ये जो डिफेंसिव ऊपर वाला पार्ट है सर, ये अटैकर्स यूज करते हैं, और ये नीचे वाला जो है ये सर जो अटैक से बचाते हैं वो यूज करते हैं।
नहीं, ये भी आपके जो डिफेंस वाली कंपनी है वो यूज करती है। ये भी आपकी जो कंपनी डिफेंड करना चाहती है अपने आप को, वही यूज करती है। कल आपको लास्ट क्लास में यही तो बता रहा था मैं कि ये मॉडल आपकी जो कंपनी है वो यूज करती है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, समझने के लिए कि अटैक किस समय कहाँ पे हो रहा होगा। ओके सर। और ये आप अपने आप को अगेन डिफेंड करने के लिए यूज करते हैं, ताकि अटैक होने से आप बचा सके अपने आप को बहुत हद तक। अगर ये सारी लेयर ऑफ सिक्योरिटी आप इम्प्लीमेंट करोगे तो फिर आपके पास अगेन अटैक होने के बहुत ही कम चांसेस बचते हैं। सर ये पहले यूज हो जाती है क्या, मतलब वो पहले यूज कर लेते हैं, मतलब अटैक हुए उससे पहले ये यूज करते हाँ, हैं? डेफिनेटली आप पहले यूज करते हैं ताकि इसको प्रोटेक्ट कर पाए आप। ओके सर। ठीक है, सो फिजिकल सिक्योरिटी आप लोगों को समझ आया। फिजिकल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? आपको फिजिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करना है सिक्योरिटी गार्ड्स कैमरे की मदद से, ताकि कोई भी उस सिक्योर फैसिलिटी के अंदर अगर जा रहा है तो सिक्योरिटी गार्ड उसको पहले चेक करे, आईडी कार्ड उसके पास है या नहीं है, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन वो अपना करे एक बैच की मदद से। अगर नहीं है तो उसको किसी भी सिक्योर फैसिलिटी के अंदर नहीं जाने दिया जाए। ठीक है। पैरामीटर सिक्योरिटी के अंदर क्या आता है? जो वो रूम है जिसके अंदर आपको जाना है, वो जो पैरामीटर है जो सिक्योर है, उसके अंदर जाने के लिए आपको अगेन एक्सेस कंट्रोल से गुजरना पड़ता है। एक्सेस कंट्रोल मतलब बायोमेट्रिक हो सकता है, पासवर्ड बेस्ड हो सकता है आपका, समथिंग यू हैव समथिंग यू नो, बैच बेस्ड हो सकता है, किसी भी तरीके का एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म हो सकता है जिस पैरामीटर को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो उसको क्रॉस करने के लिए आपके पास प्रॉपर तरीके होने चाहिए। अगर नहीं होंगे किसी के पास तो वो अनऑथराइज्ड पर्सन उस एरिया के अंदर नहीं जा पाएगा। तो पैरामीटर को सिक्योर करने के लिए फेंसिंग भी की जाती है, फेंसेस वगैरह भी लगाए जाते हैं ताकि उस सिक्योर पैरामीटर के अंदर कोई ना जा पाए। ठीक है। फेंसेस मतलब वॉल के ऊपर और आसपास जो वो लगाया जाता है ना, तार वगैरह लगाए जाते हैं, या फिर लेजर्स इंप्लीमेंट की जाती हैं ताकि कोई उस एरिया के अंदर ना जा पाए। मतलब अगर जाएगा तो अलर्ट जनरेट हो जाएगा तुरंत। ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर क्या होगा? आप फायरवॉल्स, आईडीएस, आईपीएस ऐसे कुछ डिफेंसिव डिवाइसेस आप यूज करोगे, ताकि नेटवर्क में अगर कोई आपके ऊपर नेटवर्क के थ्रू एंटर करने का ट्राई कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए उन रिक्वेस्ट को आप नेटवर्क सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे फायरवॉल्स, आईडीएस, आईपीएस ऐसे कुछ डिफेंसिव डिवाइसेस जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ये डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। तो नेटवर्क लेवल पे सिक्योर करने के लिए आपको ये सिक्योरिटी अप्रोच यूज करनी चाहिए। डिवाइस सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरस, हाँ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप अपने लगा सकते हैं। और डिवाइस सिक्योरिटी मतलब डिवाइस को कोई भी अगर एक्सेस कर रहा है, चाहे वो मालवेयर के थ्रू कर रहा हो या वो फिजिकली कर रहा हो। अगर फिजिकली कर रहा है तो डेफिनेटली उसमें पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर मालवेयर्स के थ्रू कर रहा है रिमोटली, तो उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए, ताकि आपके मालवेयर को वो एग्जीक्यूट नहीं होने दें। ऐसे एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो कि बहुत हद तक रियल टाइम प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर सकें, किसी रियल टाइम अटैक से आपको बचा सकें। ठीक है। सर जैसे नेटवर्क वाला सर, ये जैसे वाईफाई करके वैसे सर? नहीं नहीं नहीं, वाईफाई वाला नहीं, नेटवर्क के थ्रू अगर आपके नेटवर्क के अंदर कोई जा रहा है, आईपी एड्रेस के थ्रू, अगर उसको पब्लिक आईपी आपका पता है, उसके थ्रू वो अंदर जाने का ट्राई कर रहा है, तो उन रिक्वेस्ट को रोकने के लिए आप फायरवॉल्स लगाते हैं। वाईफाई का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सर जैसे पैरामीटर में हो गया सर, जैसे कोई हमें हमारे अ, मतलब इलीगली कोई हमारे मतलब जो नेट बिल्डिंग के हमारा, अंदर घुस रहा है। हाँ घुस रहा है, तो सर वो अलर्ट जनरेट हो जाएगा। और बिल्कुल। उसके नेटवर्क सर कैसे होता है, एक बार नेटवर्क वाला थोड़ा बताना सर आपको दोबारा। आगे समझ आ जाएगा नेटवर्क में, जब आप फायरवॉल और आईडीएस वगैरह समझोगे ना, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। फायरवॉल, आईडीएस ये कुछ डिफेंसिव डिवाइस होती हैं जो कि नेटवर्क पे अंदर आने वाली सारी रिक्वेस्ट को एनालाइज करती हैं, चेक करती हैं कि नेटवर्क की तरफ कौन कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है और उनको किस तरीके से ब्लॉक किया जाए। ओके। ठीक है। देन आता है डिवाइस सिक्योरिटी। डिवाइस सिक्योरिटी में अगेन आप एंटीवायरस वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखेंगे ताकि आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीज़ें रहे। आप अलग अलग तरीके के पासवर्ड वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या होगी? जो एप्लीकेशंस आपके मशीन पे हैं वो सिक्योर होने चाहिए, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उनको टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो अपडेट्स होते हैं। अगर आप एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करोगे
तो वो वल्नरेबल रहेगी, एंड वल्नरेबल रहेगी तो उसके थ्रू कोई आपके मशीन को एक्सेस कर सकता है या आपके डेटा को चुरा सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपके सिस्टम में जो एप्लीकेशंस पड़ी हैं वो सिक्योर होनी चाहिए, कोई अनऑथराइज एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, प्लस सारी एप्लीकेशंस टाइम टू टाइम आपको अपडेट करनी है, ताकि वो अपडेट्स के बाद अगर उनमें कोई सिक्योरिटी पैचेस लगाए गए हैं तो वो आपके सॉफ्टवेयर में भी, आपके एप्लीकेशन पे भी लगाए जाएं। ठीक है। एंड फाइनली डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी के लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है इंक्रिप्शन। अगर आप डेटा रेस्ट पे है आपका डेटा तो इंक्रिप्शन उसको रखिए, ट्रांजिट में है तो भी इंक्रिप्शन रखिए, और ताकि कोई भी डेटा को अगर एक्सेस कर रहा है तो दो बंदे या जिनके बीच में वो डेटा शेयर हो रहा है, दो रिसोर्सेज जिनके बीच में डेटा शेयर हो रहा है, उनके अलावा कोई थर्ड रिसोर्स उसको एक्सेस नहीं कर पाए। तो वो आप डेटा सिक्योरिटी में ये चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। समझ आया सभी को? तो ये डिफेंस इन डेप्थ की अप्रोच है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अलग अलग तरीकों के अटैक से, एक अटैक वेक्टर से आप बच सकें। ठीक है। अगर एक लेयर ऑफ डिफेंस बाईपास भी होगी तो अगली लेयर आपको रोक ले अटैक को परफॉर्म होने से। ठीक है। डेफिनेटली डिवाइस सिक्योरिटी के अंदर ईडीआर आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एंटीवायरस की तरह ही काम करते हैं, ताकि वो डिवाइस को किसी भी एनॉमली से, किसी भी ऐसे एक्टिविटी से जो कि अनऑथराइज्ड है, आपके मशीन पे कोई ऐसा मालवेयर है जो कि डेटा एक्सफिल्ट्रेशन वगैरह, मतलब डेटा चुरा रहा है किसी तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ईडीआर सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। ईडीआर का फुल फॉर्म एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एंड पॉइंट को सिक्योर करने के लिए, एंड पॉइंट्स मतलब नोड्स, डिवाइसेस, होस्ट, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो वो डेफिनेटली वो डिवाइस सिक्योरिटी के अंदर ही आएंगे। सर अगर कोई कंपनी का ही एम्प्लॉय है वो तो कौन सा काम आएगा? हाँ, तो आपको देखिए, कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको उनके थ्रू जो अगर अटैक किया जाता है उसको बोलते हैं इनसाइडर अटैक। अभी अभी टाइप्स ऑफ अटैक मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर हम लोग तीन कैटेगरी ऑफ अटैक पढ़ते हैं। एक आपका जो मैंने दो टर्म्स आपको लास्ट क्लास में बताए थे, एक्टिव, पैसिव, और तीसरा होता है इनसाइडर। ये टाइप्स ऑफ अटैक के अंदर आते हैं। एक्टिव अटैक्स का मतलब डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। पैसिव का मतलब आप इनडायरेक्टली अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन या इनडायरेक्टली उसके ऊपर अटैक परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे खतरनाक होता है वो होता है इनसाइडर। इनसाइडर अटैक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कंपनी के अंदर का कोई बंदा या एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर हो सकता है, वो अटैकर की बाहर से हेल्प कर रहा होता है, सॉरी अंदर से अटैकर की हेल्प कर रहा होता है, ताकि वो कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन या उसके अटैक को परफॉर्म करने में हेल्प कर सके। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज लगाई जाती हैं, जो कि पैरामीटर सिक्योरिटी के अंदर पहले आप लगाते हैं। ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर तो आप नहीं कर सकते। डिवाइस सिक्योरिटी भी देखो, अगर मान के चलो कि वो जो एम्प्लॉय है वो सर्वर रूम का ही एम्प्लॉय है, तो बहुत हद तक प्रोटेक्ट आप नहीं कर पाओगे अटैक को, क्योंकि सर्वर रूम वाला है, अब जो उस पर काम करता है उसको पता है सारी चीज़ें कि किस चीज़ का पासवर्ड क्या है, किस चीज़ को कैसे वो करना है, मतलब एक्सेस करना है किसी भी चीज़ को। ठीक है। तो अगर ऐसी फैसिलिटी होती है ना, तो वहाँ पे जब भी एम्प्लॉयज जाते हैं तो उनका चेकिंग होती है इनके बैग की, खासकर जब वो बाहर निकल रहे होते हैं। कोई ऐसे डेटा या ऐसा पेन ड्राइव या ऐसी कुछ रिसोर्स जो वो लेके नहीं आए थे, वो लेके जाएंगे भी नहीं। ठीक है। तो पैरामीटर सिक्योरिटी या फिजिकल सिक्योरिटी उनको रोकने के लिए लगाई जाती है। जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो उनको चेक करते हैं, उनके पास कोई ऐसा डेटा तो नहीं है या ऐसा कुछ पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव के अंदर वो लेके तो नहीं जा रहे हैं जो वो लेके नहीं आए थे। ठीक है। एंड प्लस इन सर्वर्स में आप पेन ड्राइव वगैरह नहीं लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं। डिवाइस सिक्योरिटी में डिवाइस की हार्डनिंग भी की जाती है, उनके पोर्ट्स को ब्लॉक किया जाता है, ताकि उनके पोर्ट्स पे आप कोई पेन ड्राइव वगैरह इंप्लीमेंट या इंजेक्ट नहीं कर पाए। तो अटैकर मतलब इनसाइडर के लिए भी ये मुश्किल बना दिया जाता है कि वो अटैक शायद परफॉर्म ना कर पाए। ठीक है। क्योंकि नेटवर्क सिक्योर आपने कर रखा है, डिवाइस सिक्योरिटी भी आपने लगा रखी है ताकि आपके डिवाइस पे कोई भी पेन ड्राइव या कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं अटैच कर पाए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें पहले ही लगाई जाती हैं। क्लाउड के हेल्प से डाटा लीक कर ले, जैसे वी ट्रांसलेट है गूगल ड्राइव के थ्रू, तो बट इसके लिए भी इसे ब्लॉक कर जाता है क्या? तो जो क्लाउड सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर रहे होंगे, जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है आपका, वो सिक्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी यूज कर रहे हो, कोई भी एक लोकल क्लाउड प्रोवाइडर आपको सर्विसेज दे रहा है डेटा सेंटर की, तो आपने उसका डेटा स्टोरेज प्लान यूज करने लगे। आप ऐसा नहीं करना। आपको आपको ऑथराइज्ड या जो ऐसे सिक्योर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, AWS, एश्योर, उनका आप यूज़ करिए, ताकि उनको उनके जो डेटा है, उनके थ्रू जो डेटा आपका सिक्योरिटी आपको मिल रही है, उससे बेटर आपको कोई और सिक्योर नहीं कर पाएगा।
ठीक है, तो आपको हमेशा वही पॉपुलर सॉफ्टवेयर या पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए जो आपको आपके डेटा को प्रोटेक्ट कर पाए। कंपनी क्या करती है, कम कॉस्ट के लिए लोकल थर्ड पार्टी या किसी के पास भी चली जाती हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो डेटा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं सच में, तो थोड़ा इन्वेस्ट आपको करना ही पड़ेगा। आपको सिक्योरिटी में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कंपनी इतना ध्यान नहीं देती कि सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, वो ध्यान अभी तो नहीं दे रही है आजकल। बट हाँ, अब धीरे धीरे इनको इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है कंपनियों को, ताकि वो डेटा को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये अलग अलग आपके डिफेंस इन डेप्थ की अप्रोच है जो आप यूज कर सकते हैं डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सबसे बीच में आपके पास क्या होता है, हमेशा डेटा, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने एप्लीकेशन, डिवाइस, नेटवर्क, पैरामीटर, फिजिकल, अलग अलग तरीके की आपने सिक्योरिटी लगाई है। ठीक है, तो इसको हम डिफेंस इन डेप्थ अप्रोच बोलेंगे। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? ठीक है, अभी जैसे मैं अटैक्स के बारे में बता रहा था, तो वो आप लोग लिख लेना, टाइप्स ऑफ अटैक के बारे में। इसमें आपके 3 अटैक्स आ जाएंगे। एक तो इन एक्टिव, पैसिव, इनसाइडर। इनमें से सबसे जो खतरनाक है वो इनसाइडर ही है, क्योंकि उसके बिना बहुत ही कम चांसेस होते हैं कंपनी को अटैक करना। जितने भी अटैक हुए हैं उसमें बहुत ज्यादा इनसाइडर का रोल प्ले किया जाता है। ये सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है इनसाइडर अटैक। इनसाइडर जैसे सर उस कंपनी के अंदर के होता है सर, या फिर? कंपनी का जो कोई अंदर का एम्प्लॉय है वो इनसाइडर कहलाता है। ओके। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव आप लोगों को पहले ही क्लियर था, बताया था मैंने लास्ट क्लास में। एक्टिव का मतलब आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं टारगेट के साथ। ठीक है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन भी उसको दे रहे होते हैं कहीं ना कहीं कुछ, और उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप ले रहे होते हैं, और ज़्यादा अच्छे से आप अटैक एक्टिव ही कर पाते हैं। पैसिव में आप सारी टेक्निक्स यूज़ नहीं कर पाते फिर। ठीक है, पैसिव में सिर्फ ज़्यादातर मॉनिटरिंग जैसी टेक्निक आपके पास आती है, जहाँ पे आप स्निफिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जो आगे पढ़ेंगे स्निफिंग क्या होता है। अभी कुछ ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो आप लोग पढ़ेंगे आगे, कि मैं अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उन चीज़ों को, तो आप लोग बस अभी जो चीज़ें समझ आ रही है उनको लिख लीजिए, क्योंकि पूरे कोर्स में आप यही टर्म्स का फिर आगे यूज करने वाले हैं। इनसाइडर, एक्टिव, पैसिव, डिफेंस इन डेप्थ में ये जो लेयर्स हैं, साइबर किल्स, ये सब आप आगे यूज करेंगे। वो चीजें आपको भी बताई जा रही हैं यहाँ पे। सर जैसे एक्टिव पैसिव है, जैसे सर एक्टिव में डायरेक्ट कोई अटैक हम्म। करता है, और पैसिव में सर? पैसिव में इनडायरेक्टली आप किसी और के थ्रू अटैक परफॉर्म करवा रहे हैं, या किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन लेने हैं, तो किसी और के थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो पैसिव टेक्निक्स कहलाती हैं। ओके। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सभी को? चलिए, अब बस इसमें लास्ट टॉपिक जो आपका है वो है कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ कंप्लायंसेस हैं, कंप्लायंसेस बोल लीजिए उनको, या सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स बोल लीजिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां या कोई भी कंपनी है वो फॉलो करती है डेटा को सिक्योर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसमें से कुछ पॉपुलर स्टैंडर्ड्स हैं, कंप्लायंसेस, उनके नाम लिख लीजिए आप लोग, जो सी एच कोर्स में आपको बताए गए हैं एंड इम्पोर्टेंट भी हैं। अब इनके बारे में एक बार लिख लेते हैं पहले।
चलिए, सो ये इन स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास है इंपॉर्टेंट पीसीआई डीएसएस। सुना है किसी ने पीसीआई डीएसएस के बारे में? देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी क्रेडिट कार्ड वगैरह के पीछे देखा हो, या जहाँ पे आप पेमेंट गेटवे पे पेमेंट करते हैं, हाँ, पेमेंट गेटवे पे जब आप पेमेंट वगैरह परफॉर्म करते हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, तो कहीं ना कहीं नीचे एक ये टर्म लिखा होता है पीसीआई डीएसएस। ठीक है, पीसीआई स्पेस डीएसएस। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? फुल फॉर्म तो उसकी आपके सामने लिखी हुई है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये आपको जितने भी पेमेंट ट्रांजेक्शन आप करते हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, कोई भी कार्ड से आप पेमेंट करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको सिक्योर करने के लिए जो आपका बैंक है या जिसका भी आप यूज कर रहे हैं कार्ड, उनको पीसीआई डीएसएस के कंप्लायंसेस के या अकॉर्डिंग उनको, या इसके रूल्स के अकॉर्डिंग, इनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पास होना चाहिए। मतलब जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं जहाँ पे आप जाके ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो ये चेक करती है कि क्या ट्रांजेक्शन करते समय यूजर का कोई इंफॉर्मेशन, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरी डेट, या उसका सीवीवी नंबर, पिन या ओटीपी, कोई भी इंफॉर्मेशन, या उसका नाम, इवन यूजर का नाम, कार्ड की जो भी डिटेल्स हैं, वो क्या ट्रांजैक्शन के दौरान किसी और को एक्सेसिबल है या नहीं है। क्या वो इवन जो आपका अमेजोन है, अगर आप अमेजोन पे पेमेंट कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट है अगर आप उस पर पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो आपके ये डिटेल्स को एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पीसीआई डीएसएस। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें नहीं एक्सेस करनी चाहिए। किसी भी, मतलब आपके अलावा कोई भी पार्टी ये इंफॉर्मेशन एक्सेस ना कर पाए, ना ही पेमेंट गेटवे और ना ही जिस कंपनी के ऊपर आप पेमेंट कर रहे हैं, जिसको पेमेंट दे रहे हैं आप, वो उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए पीसीआई डीएसएस के स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लायंसेस को यूज़ किया जाता है। समझ आया? टेक्निक नहीं, कंप्लायंस है। कंप्लायंस मतलब कि एक गाइडलाइन, एक रूल है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप अपनी एक कोई एक क्रेडिट कार्ड निकाल रहे हैं, अपना डेबिट कार्ड निकाल रहे हैं अपना, तो आपको उस डेबिट कार्ड की टेस्टिंग के लिए उनको इनके रूल्स के थ्रू फॉलो कराना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि क्या आपका जो डेटा है, ट्रांजेक्शन है, वो इंक्रिप्ट होके हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो सारी चीज़ें इनके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चेक करनी पड़ेगी। तो जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ भी इम्प्लीमेंट करना होता है अपने वेबसाइट पे या कहीं पे भी, तो उनको पीसीआई डीएसएस की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, जो कि क्रेडिट कार्ड से हुए सारे ट्रांजेक्शन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है जैसे इसमें से अभी आप जो दो पढ़ेंगे, ये दोनों ये सिर्फ यूएसए के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ये सिर्फ यूएसए बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं जो इसी काउंसिल, मतलब इसी एज के अंदर आपको दिए गए हैं, हिपा और सॉक्स। ठीक है, बाकी जो दो है पीसीआई डीएस एंड आईएसओ आईईसी, ये जो दोनों है, ये दोनों आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कोई यूज, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां या कोई भी यूज कर सकता है इनको। सर समझ आया? यस, बताइए। सर जैसे PCI DSS, ये सर मतलब कोई कंपनी है क्या? जैसे हमें ये एक हमारा। स्टैंडर्ड है, एक रूल है, मान लो एक ग्लोबल रूल है ये, जो अच्छा सर। आपके कंपनियों को फॉलो करना पड़ेगा अगर आपका किसी भी पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री से कोई लेना देना है तो। पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री मतलब कि आपकी कंपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्रिएट करती है, देती है अपने उसको लोगों को, यूजर्स को यूज करने के लिए। तो आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को टेस्ट करने के लिए ये स्टैंडर्ड लिखा गया है जो आपके सारे ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर करता है। अच्छा सर, जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं, वो हमें या कोई मतलब कार्ड देती है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, और उसका डाटा लीक ना हो। हाँ, तो उसको उसको टेस्ट करने के लिए, उस कार्ड की कॉन्फिडेंशियलिटी को टेस्ट करने के लिए कि उसमें कोई भी डेटा लीकेज या ऐसा कुछ ना हो, तो वो उसके लिए ये स्टैंडर्ड लिखा गया है जिसका नाम है पीसीआई डीएसएस। और सर ये हमारे आम लाइफ में यूज नहीं होता का? जैसे सर हम निकलवाते हैं कहीं डेबिट नहीं करते नहीं, हैं। आपको नहीं यूज करना, लेकिन आपको इन स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके। सेकंड है हिपा, HIPAA, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। इसका काम क्या होता है? इसका काम जैसे आपको बता रखा है कि देखिए, दो तरीके की चीजें होती हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादातर ये स्टैंडर्ड्स लिखे जाते हैं। एक होती है PII और एक होता है PHI। PII क्या होता है?
पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन। एंड पीएचआई क्या होता है? प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन। ये दोनों इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टैंडर्ड्स को लिखा गया है। तो पीआईआई को प्रोटेक्ट कौन करता है? पीआईआई का मतलब क्या हुआ? पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन। मतलब आपको आइडेंटिफाई करने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपका नाम, एज, आपका सरनेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपके क्रेडिट कार्ड, इसका नंबर, उसका नंबर, हर एक चीज जो आपके बारे में आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी देती है, उसको किसके अंदर कंसिडर किया जाता है? पीआईआई। उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन। दूसरा होता है प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन, जो कि पीएचआई कहलाता है। पीएचआई का मतलब है कि आपसे रिलेटेड जो आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, या उनको मतलब हेल्थ रिकॉर्ड सारे किसके अंदर आते हैं? पीएचआई के अंदर आते हैं। चाहे वो आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी हो, आपका ब्लड ग्रुप हो, आपका एज हो, वेट हो, कुछ भी आपसे रिलेटेड हो, जो आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं। अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अगर आपको कोई डिजीज है, तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर काउंट की जाती है? पीएचआई, प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो पीआईआई को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास क्या है? आपके पास ये है पीसीआई डीएसएस है, आईएसओ, आईईसी आपके पास है। लेकिन पीएचआई किसके, पीएचआई को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है? यूएसए गवर्नमेंट के पास पी सॉरी हिप्पा, इसको क्या बोलते हैं? HIPAA। ठीक है। इसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, जो कि पेशेंट्स के हेल्थ रिकॉर्ड्स को किसी और को एक्सेस नहीं करने देता है। जो उनसे जो अनऑथराइज यूजर्स हैं, वो किसी और के हेल्थ रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो हॉस्पिटल्स हैं वो किसी को भी किसी का डॉक्यूमेंट या डेटा शेयर ना करें। उनको पहले प्रॉपरली वेरीफाई करें कि वो पेशेंट के क्या रिलेशन में क्या है, जिनको वो उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये रिलेशन है, उनके पास कोई प्रूफ करने का कोई तरीका है, कोई आइडेंटिटी है जिसके थ्रू वो प्रूफ कर सकें, तो उसके बाद ही वो उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स को, जिस जो आया है लेने के लिए, उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो उसको उसके उस पे जो डेटा सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं कि आपके पीआईआई के ऊपर ही कोई टारगेट कर रहा हो आपको, आपके पीएचआई को भी टारगेट किया जा सकता है। जब अटैक्स होते हैं तो ह्यूमन की वल्नरेबिलिटीज निकाली जाती हैं, और अगर आपकी वल्नरेबिलिटी आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, तो डेफिनेटली अटैकर उसका एडवांटेज ले सकता है आपके ऊपर अटैक करने के लिए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करने के लिए। ठीक है। क्योंकि हमेशा अटैकर वीकेस्ट लिंक ढूंढता है एम्प्लॉय या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और अगर वो कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसको कोई हार्ट की या किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, तो उसको डेफिनेटली वो टारगेट कर सकता है अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए। तो उस तरीके की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने, इंडिया में भी ऐसा कोई एक्ट नहीं है, बट हाँ यूएस गवर्नमेंट में आपके पास हिपा नाम का एक्ट है, जो कि क्या करता है, इन हेल्थ रिकॉर्ड्स को, चाहे वो क्लिनिक हो चाहे हॉस्पिटल हो, वहाँ के बड़े बड़े सारे इसके गाइडलाइंस को फॉलो करके डेटा सिक्योर करते हैं पेशेंट्स का। क्या है? हिपा इंडिया में है? नहीं, इंडिया का ही नहीं है, यूएसए बेस्ड लॉ है ये। ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए सॉक्स, SOX, सरबान्स ऑक्सली एक्ट। ये भी आपका यूएसए बेस्ड एक्ट है, जो कि किस पे काम करता है? जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, आप किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एक कोई इंडिविजुअल पर्सन है, आपने किसी कंपनी के कुछ शेयर्स पे इन्वेस्ट किया, आपने किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट किया, खासकर यूएसए में जैसे बहुत सारी चीज़ें लीगल होती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट किया है, या आपने किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए, या फिर आपने क्रिप्टो पे इन्वेस्ट किया। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, उनसे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डेटा सिक्योरिटी होती है, और खासकर उनसे रिलेटेड जो फ्रॉड होते हैं, या आपने इन्वेस्ट किया और सामने वाला कंपनी बोल रहा है कि आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, तो उन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो फ्रॉड्स हैं, उनको रोकने के लिए या उनको कम करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है सॉक्स नाम से, जो कि इन्वेस्टर्स और जो जिससे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों एक्ट का नाम है एक्ट, जो कि अगेन यूएस बेस्ड एक्ट है। सर जब ये दोनों एक्ट कितने
देखो इंडिया का अभी आपको पता है कि यूएसए इन चीज़ों में बहुत पहले से ही काम कर रहा है। वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के मतलब सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की जाती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंडिया में अभी ये चीज़ अभी समझ लो आप 2-3 साल पहले से आई है। अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ है। अब जब अटैक वगैरह होंगे होंगे इस तरीके के, तब जाके सबसे पहली चीज़ ना यही होती है कि जब तक अटैक नहीं हो रहे होते ना तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। जब अटैक्स होते हैं तब फिर गवर्नमेंट को भी फर्क पड़ने लगता है कि हाँ उनको इस तरीके के चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और प्रोटेक्ट करने के लिए फिर वो कोई ना कोई लॉ या स्टैंडर्ड निकाल सकते हैं। सिर्फ अपने कंट्री के अंदर वो कोई स्टैंडर्ड निकाल सकते हैं जिसको वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक कंट्री के लिए ज़रूरी नहीं सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट हो, डेटा सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट हो। तो अब धीरे धीरे इसका चीज़ें बढ़ रही हैं और आगे जाके आने वाले टाइम में ये हमेशा रहेगा, क्योंकि अब साइबर अटैक्स हो रहे हैं। पहले इतने अटैक्स नहीं होते थे, अब आए दिन आपको न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे आपको अटैक्स ही होते हुए दिख रहे होते हैं हमेशा। ठीक है, तो जैसे जैसे अटैक्स होंगे धीरे धीरे कंपनी या कंट्री के लॉज भी हैं वो चेंज किए जाते हैं। लास्ट जो एक्ट है आपके पास वो है ISO IEC 27001। ठीक है, आईएसओ के बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसमें से ये वाला जो एक्ट है 27001, ये आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बनाया गया है। ISMS, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरीके का डेटा है, खासकर ये किस पे काम करता है, CIA ट्राइड पे काम करता है। जो मैंने आपको लोगों को बताया था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में लास्ट क्लास में, उस चीज पे ये एक्ट काम करता है, जिसको बोला जाता है ISO IEC 27001। ठीक है, इसका काम ISMS के ऊपर है। ISMS का मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISMS, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ऊपर ये एक्ट काम करता है। ठीक है, तो ये प्रॉपरली हर एक डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुडिएशन, ऑथराइजेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके ऊपर ये काम करता है और आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। समझ आया? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको फर्स्ट मॉड्यूल से याद रखनी है। कंप्लायंस वगैरह भी, मतलब साइबर सिक्योरिटी के अंदर अलग अलग डोमेन है। एक ऐसा डोमेन भी है जहाँ पे आपको ऑडिटिंग वगैरह के काम होते हैं। ऑडिटिंग मतलब कि जाके चेक करना कुछ चीज़ें कि प्रॉपरली फॉलो की जा रहे हैं रूल्स या नहीं, आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रॉपरली कंपनी के, मतलब उस गवर्नमेंट के या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के या स्टैंडर्ड के लॉस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो सारी चीज़ों को चेक करने के लिए ऑडिट्स की जाती है। ठीक है, तो ऑडिटिंग में खासकर कंप्लायंसेस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो जो ऑडिटर्स होते हैं उनको इन कंप्लायंस के बारे में हर एक चीज़ पता होती है। जैसे अभी तो आपने एक एक लाइन की डेफिनेशन पढ़ी है, इसके अंदर बहुत सारे अपने अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हर एक चीज़ ऑडिटर को पता होनी, जो सिक्योरिटी ऑडिटिंग परफॉर्म करते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या ये वाला? हाँ, ये हर जगह ग्लोबल है, ये ग्लोबल है ये वाला, और PCI DSS ये ग्लोबल है। बाकी आपके तो US बेस्ड लॉ है। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? चलिए, तो फर्स्ट मॉड्यूल आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग गो थ्रू कर लेना, रिवाइज कर लेना। जो सेकंड मॉड्यूल है हमारा, वहां से हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। एक बार जो ऑनलाइन है वो रिज्वाइन कर लीजिए सारे लोग, एंड दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेंगे। वैसे भी 3 मिनट में ओवर हो जाएगा ये।